अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, विफाक में इत्तेहाद तो सूबे में इख्तलाफ। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो है विफाक में इत्तेहादी हैं, लेकिन सूबे में इख्तलाफ में हैं। इनके दरमियान चपकलिश बढ़ती जा रही है, इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए। दोनों जमातों में बयानबाजी की वजह सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है। 30 जून को सिंध हाई कोर्ट ने MQM की दरख्वास्त पर अगस्त 2023 के इश्तिहारात के मुताबिक होने वाली 54,000 से ज़ायद जो भर्तियां थीं, ये दरख्वास्त दी थी MQM ने अगस्त 2023 में, उस पर फैसला सुनाया 30 जून को सिंध हाई कोर्ट ने और इन भर्तियों को कलअदम करार दिया। अदालत ने यह हुक्म दिया कि ग्रेड 1 से 15 तक भर्तियां कोटा सिस्टम के तहत नहीं बल्कि ज़िलई बुनियादों पर होंगी। MQM के रहनुमाओं ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालती फैसले का खैर मकदम किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी कोटा सिस्टम के तहत नौकरियां अपने जालों में तकसीम कर रही थी, जिसे अदालत ने रोक दिया है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1971 में पाकिस्तान टूटने का जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी MQM पर इल्ज़ाम लगाए गए कि MQM की बुनियादी नफरत है, तकसीम के एजेंडे पर है ये पार्टी। दोनों जमातों ने इस कोटा सिस्टम के अदालती फैसले को बुनियाद बनाकर एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी। इस सुबह में मुस्तफ़ा कमाल बोले तो शाम से पहले पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने भी सब कुछ बराबर कर दिया। दोनों रहनुमाओं ने क्या कहा एक दूसरे के खिलाफ, जरा देखिए। सिंध की हुकूमत ने अपने 15 साल अनइंटरप्टेड दौरे हुकूमत में जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। मुझे समझ नहीं आता कि 2 दिन कबल आप दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, 2 दिन बाद आप दिल को तोड़ने की बात करते हैं। जब आपके मफाद में होता है तो आप कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब से अच्छा कोई और आदमी नहीं है, उसके दौर में बड़ा काम हुआ है। और जब आपके मफाद में नहीं होता तो आप कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। कि आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि हुकूमत को अपने कामों को बताने के लिए अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट चलानी पड़े, जहां आपको अरबों रुपए खर्च करके और टीवी स्टार्स को और मॉडल्स को लाकर और उनको साफ सुथरे कपड़े पहनाकर जो है वो कोई 2-3 मिनट की वीडियो बनाकर लोगों को धोखा देने की जरूरत पेश आए, समझो दाल में काला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में कराची में खौफ का राज नहीं है, दहशत का राज नहीं है। आज बोरीबंद लाशें नहीं मिल रही इस शहर में। आज कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करा सकता और तुम लोगों को ये बात खटकती है, बातें करते हो तुम लोग। हमने एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई थी, 300 अरब रुपए खर्च किए थे 4-5 सालों में, एक ऐड नहीं दिया किसी टीवी पे। आज भी जिस इलाके में खड़े हो लोग हमारे कामों को याद करते हैं, बताते हैं। हमारा दुश्मन भी हमारे कामों की तारीफ करता है। एक और इंकशाफ हुआ जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि मैंने 300 अरब रुपए कराची शहर में खर्च किए। इनसे पूछिएगा कि 300 अरब आए कहां से थे? भाई वफाकी हुकूमत ने दिए थे, सिंध हुकूमत ने दिए थे, या KMC के अपने वसाइल से आए? इन तमाम इल्ज़ामात के बाद कोई पार्टी भी हार मानने को तैयार नहीं और सिंध में एक दूसरे के खाते खोलने से सियासी माहौल जो है वो गर्म ज़रूर हो गया है। ये एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी और MQM वफाक में हुकूमत के इत्तेहादी हैं और मिलकर वफाकी काबीना में इकट्ठे बैठते हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या कहीं इत्तेहाद और कहीं इख्तलाफ शहबाज हुकूमत के लिए क्या ये ख़तरा तो नहीं बन जाएगा? MQM 1988 और 2008 के अलावा गुज़श्ता PDM हुकूमत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रह चुकी है। 1988 का इत्तेहाद सिर्फ 11 महीने ही चल सका था, जबकि 2008 के इत्तेहाद में बहुत सी नाराज़गियाँ, बहुत से मुतालिबात के साथ MQM की हुकूमत की आनिया जानियाँ सब ने देखी हैं। सवाल ये है कि एक MQM और पीपल्स पार्टी यूं ही इल्ज़ाम तराशी करते रहें तो आवाम के मसाइल हल कौन करेगा? सिंध हुकूमत ने बजट में कराची को क्या दिया, इस पर भी हम बात करेंगे। MQM के बहुत से एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पीपल्स पार्टी ने जब से पीपल्स पार्टी सिंध पर हुक्मरानी कर रही है, सिंध के अवाम को इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ इश्तिहारों के।
अब मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा साहब, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि एक तरफ आप लोग सदर जरदारी की तारीफ करते हैं, पीपल्स पार्टी और MQM को एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम करार दिया जाता है। अब ये जो जवाबुल जवाब का एक सिलसिला शुरू हुआ, एक दूसरे पर इल्ज़ामात के बुछाड़ का सिलसिला शुरू हुआ, क्या वजह सिर्फ सिंध हाई कोर्ट का फैसला है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारे ऊपर इल्जामात बार बार लगाए जाते हैं, बार बार तासुब का कार्ड हमारे खिलाफ खेला जाता है, और आप जैसे एंकर अगर ये एक्सपेक्ट करें देंगे, हम लोगों को हकाइक पर मबनी बात नहीं बताएंगे, तो मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। ये नहीं हो सकता कि MQM का सरबराह उस शख्स के बारे में इल्ज़ाम लगाए जिसने भारतीय कब्जे से, हिरासत से निकाल के पाकिस्तान वापस लेकर आया, एटमी कुव्वत बनाया, जो खिदमात उस आदमी की है, उस शख्सियत की पाकिस्तान के लिए है, वो सबके सामने है। और इस तरह के वो इल्ज़ामात तो साहब की ज़ात के ऊपर लगाएं और वो एक्सपेक्ट करें कि पीपल्स पार्टी जवाब ना दे। मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि जब कोई हकीकत के मुनाफी बात की जाती है, जब कोई गलत बयानी की जाती है, तो आप सिर्फ रिकॉर्ड को दुरुस्त करें। और हमने आज भी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की, सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की बात की है हमने। जो सवालात उन्होंने उठाए थे, उन सवालात का जवाब भी हमने दिया है। तो अगर उनके पास कोई बेहतर जवाब है इसका, तो बेशक जवाब दे दें। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर के अंदर तबातुर के साथ काम कर रही है, इस वजह से कामयाब हो रही है कि सिंध की आवाम मुत्तफिक है इस बात पे कि अगर कोई मुकदमा लड़ता है उनकी खिदमत का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ती है। अगर कोई क़यादत उनके साथ मुखलिस है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है। और अगर किसी क़यादत ने उनके दुख सुख में साथ बैठकर उनकी खिदमत की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है। लेकिन आप सिंध हाई कोर्ट के फैसले को लेकर MQM बहुत खुश है, इसे अपनी जीत करार दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये फैसला, ये जो सारा मसला है, ये पटिशन लेके गए थे सिंध हाई कोर्ट में। तो वो कह रहे हैं कि 54,000 जो सरकारी भर्तियां थी ये बिल्कुल जाली थी, आप लोग अपने लोगों को नवाज रहे थे, जिन लोगों का हक बनता था उन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी। तो क्या ये सब कुछ बोगस था जो सिंध हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया? शादिया, सारे सिंध में हमारे लोग बसते हैं, सिंध में बसने वाला हर शख्स हमारा है। अगर उनको नौकरी देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करती है, मैं समझता हूँ हम जो काम करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे। और जिस बारे में ये कहते हैं कि हम कामयाब हो गए अदालत के सामने और हम अपना मुकदमा जीत लिया, उस मुकदमे के फैसले को जरा देख लीजिए। सिंध हुकूमत ने तो, हमारे वकील ने जाके कहा कि हम अग्री करते हैं इस बात से। वो क्या बात थी कि कानून के मुताबिक भर्तियां होनी चाहिए, हमने कहा बिल्कुल कानून के मुताबिक करेंगे। दूसरी चीज ये कि शफाफ तरीके से करेंगे, हमने कहा हम बिल्कुल करेंगे। हमने कंसेंट दिया इस बात पे। हमारे दिल में अगर खोट होता, अगर हम कोई गलत चीज कर रहे होते, तो हमारा एडवोकेट जनरल जो है ना, कंसेंट नहीं देता। वो 2 सफ़े का ऑर्डर है, शादिया आप खुद अभी खोल के पढ़ लीजिए उसको। उसके आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि इट इज बीइंग डन विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो केस थोड़ी जीते हैं, हमने तो हामी भरी है इस बात की। और हामी क्यों भरी है? क्योंकि हम समझते हैं कि हर चीज कानून के मुताबिक होनी चाहिए और हम कानून को फॉलो करेंगे। बिल्कुल ठीक, कानून के मुताबिक होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन ग्रेड 1 से 15 तक 54,000 सरकारी भर्तियों को कलअदम करार देना, ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि क्या वो भर्तियां सारी बोगस तरीके से हुई थी, रूल्स रेगुलेशन कानून के मुताबिक नहीं हुई थी, आइन कानून से हटके हुई थी? पहली चीज तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं, करेक्ट कर दूं, वो नौकरियां दी नहीं गई हैं अभी तक। ये खाम में प्रोपेगेंडा इतना करते हैं। इनका टारगेट ये है कि रोजगार नौजवानों को ना मिले, इनका टारगेट ये है कि मुआशरे में नाउमीदी फैले, इनका टारगेट ये है कि जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है ना, उसको सरकार के मुलाजमत के मौके उसके लिए बंद कर दिए जाए। प्रॉब्लम ये है, मुझे बता दीजिए अगर कोई मुलाजमत दी गई हो, स्टे हो गया तजीज इस चीज के ऊपर, हमने इस बात से इत्तेफाक किया कि हम कानून को फॉलो करेंगे। अच्छा, जो नौकरियां दी ही नहीं गई, उन नौकरियों को हाई कोर्ट का कलअदम करार देना, ये तो एक और बड़ी खबर है
कि जो काम हुआ ही नहीं तो इसका मतलब है फैक्ट्स एंड फिगर्स अदालत ने मांगे नहीं, दिए नहीं गए, तो फिर किन बेसिस पर यह फैसला है, ये जरा समझा दें। मैं आपको शादिया यही तो बता रहा हूं, अगर मैं ये समझता हूं कि दूसरी साइड कानून को फॉलो नहीं कर रही, शफाफियत को फॉलो नहीं कर रही, मेरिट को फॉलो नहीं कर रही, इसलिए उनको नौकरी देने से रोक दिया जाए। जब अदालत के सामने आती है और अदालत को कहे कि सर हम बिल्कुल कानून को फॉलो करेंगे, हम शफाफियत को फॉलो करेंगे, हम मेरिट को फॉलो करेंगे, तो डिस्प्यूट ही नहीं होता फिर तो। और यही एग्जैक्टली हुआ है उस फैसले के अंदर। बिल्कुल सही। लेकिन एमक्यूएम जब कुछ अर्सा पहले, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, सवाल में भी किया, जरदारी साहब से मिलते हैं, एतमाद का इजहार करते हैं, तो फिर ये अचानक तनकीद की वजह क्या समझ में आती है? फिर क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद हो रही है? क्यों 1971 के मामलात को सामने लाया जा रहा है? क्यों भुट्टो साहब पर इल्जाम तराशी की जा रही है? शादिया, कुछ चीजें समझ से बालातर होती है। आपने खुद अपने इंट्रो में बताया ना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 1988 के अंदर क्यों पीपल्स पार्टी को वोट देके वजीर आजम के लिए सपोर्ट किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 2022 में शहबाज शरीफ की हुकूमत में हमारे साथ क्यों बैठे। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तरक्याती कामों के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि जो तरक्याती काम हमारे दौर में हुए, उन्होंने 300 अरब खर्च करने की बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो काम करती है वो कहते हैं इश्तिहारात पर सिर्फ आप लोग पैसे खर्च कर देते हैं, ज़बरदस्त मॉडल्स को लाकर खड़ा कर देते हैं, अंदर से काम कुछ होता नहीं है। जो बजट पेश किया गया है उस पर भी वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर के ऊपर मुहर लग रही है तो कहते हैं नहीं, ये गलत चीज है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा स्टेबिलिटी का फुकदान है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर कंसिस्टेंट स्टेटमेंट देते हैं तो ज्यादा बेहतर गुफ्तगू इसके ऊपर हो पाएगी। मैंने एक बड़ा सादा सा सवाल पूछा है शादिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 300 अरब रुपए आज से 19 साल पहले बहुत बड़ा अमाउंट है। मुझे बता दें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वो 300 अरब रुपए कहाँ खर्च किए थे, क्योंकि कराची में तो वो नजर नहीं आता कि वो 300 अरब खर्च हुए थे। और ये बता दें कि वो 300 अरब रुपए कहाँ से आए थे, वफाकी हुकूमत ने दिए थे, सूबाई हुकूमत ने दिए थे, या केएमसी के अपने थे? बिकॉज अगेन बजट बुक के अंदर, कागजात के अंदर तो ये चीज नजर नहीं आती। जहां तक मेरी इत्तलात है, मेरी मालूमात है, तामीर कराची का एक पैकेज था जो कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, निमतुल्लाह साहब के दौर में उसका आगाज हुआ था और मुस्तफा कमाल साहब के दौर में इख्तिताम हुआ। उसके तहत गालिबन 28 या 29 अरब रुपए जो कराची शहर में खर्च किए गए थे। अब ये उसको 28-29 को अगर 300 अरब बनाकर कह दें तो मैं समझता हूँ मेरा सवाल पूछना तो ये बनता है कि आपने वो पैसे कहाँ खर्च किया, आया आपको ये पैसे मिले थे और मिलने के बावजूद कहाँ खर्च हुए थे? तो एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कहते हैं पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। शादिया, हमने काम नहीं किया, काम किए बगैर 23 लाख पेशेंट्स का सिंध में NICBD में इलाज हुआ है, जिसके अंदर 6.5 लाख पेशेंट जो है ना वो सूबाई सिंध के नहीं थे। गंबड़ के अंदर तकरीबन 500 लोगों का किडनी का, लिवर का ट्रांसप्लांट हो चुका है। क्वेटा से जो थे उनका कोई काम नहीं हुआ है, वो ऐसी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की। वो साइबर नाइफ फैसिलिटी जिसका इलाज कैंसर की $1 का दुनिया भर में होता है, वो यहाँ कराची शहर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवर्नर सिंध को हटाने की भी बात कर रहे हैं, गवर्नर सिंध की तब्दीली की भी बात कर रहे हैं। इस पर भी एमक्यूएम कह रही है आपने बात करनी है, डायरेक्ट आप लोग हमसे बात करें। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि गवर्नर सिंध की तैनाती से मुतालिक मुआहदा मंजर आम पर लाने की भी आप लोग बात कर रहे हैं। तो गवर्नर सिंध के हवाले से भी, कामरान टिसौरी के हवाले से भी, हम ये पहले जब आप लोगों से पीपल्स पार्टी से सवाल पूछते थे कि आप लोगों को इससे कोई मसला है, तो आप लोग कहते नहीं इनका और वफाक का मामला, हमारा तो कोई मसला नहीं है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर तहफुजात का इजहार कर रही है। नहीं, देखिए शादिया, फैसला ये हुआ था जब हुकूमत साजी का चल रहा था, उसमें मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज का, जिसके तहत फैसला ये किया गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी को गवर्नर बनाया जाएगा। सही। और सूबाई सिंध के अंदर और सूबाई बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के नॉमिनी को गवर्नर बनाया जाएगा। सारे मुल्क के अंदर गवर्नर तब्दील हो गए, सूबाई सिंध के अंदर अभी तक इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो पीपल्स पार्टी तो ये सवाल पूछ रही है, पीपल्स पार्टी तो ये डिमांड कर रही है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सूबाई सिंध के लिए ये फैसला अभी तक क्यों नहीं कर पाई है, और हम डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर उस फैसले के ऊपर
अमल दरामद की जाए। इसका मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आपस में कोई सेटिंग हो गई हो। आपको पता है कि पिछले दिनों MQM बड़ी नाराज थी हुकूमत पर, वो भी बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे। कह रही हैं आप शादिया, इसका मतलब कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज ने जब हमसे मुआहिदा कर रहे थे तो गलत बयानी की उन्होंने। ये तो अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग उनसे हो गई थी तो हमें बता देते। क्योंकि जब हम लोग आप लोगों से सवाल पूछते थे तो आप लोग यही कहते थे कि नून लीग और MQM का मसला है, हमें कोई मसला नहीं है, नून लीग जिसे चाहे लगा दे। नहीं, एब्सोल्युटली कभी हमने ये नहीं कहा कि नून लीग का MQM का मसला है। हम ये कहते हैं नून लीग का मसला है। ये कैसे हो सकता है कि आपने एक चीज की अमल दरामद 3 सूबों में कर लिया, चौथी जगह नहीं की गई, तो हम तो वो डिमांड करें कि नून लीग क्यों नहीं कर रही ये चीज। तो मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर विफाक में इत्तेहाद है, बड़ाहा में इत्तेहाद है आप लोगों का, MQM भी उनकी इत्तेहादी है। तो ज़ाहिर है दोनों इत्तेहादियों को राज़ी करने के लिए कुछ ना कुछ तो किसी की बात माननी है। और अगर मुस्लिम लीग नून MQM के साथ ये सेटलमेंट कर लेती है तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी? फिर नाराजगियां बढ़ जाएंगी? देखिए, इसके ऊपर तो अगेन पार्टी हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो इस हवाले से बात करेगी। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटी है, फैक्ट्स है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फैक्चुअली ये मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है। और हमें जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुआहिदा है, उसकी लाज रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। PTI जलसा करना चाहती है, कर नहीं पाती है। जलसे से एक दिन पहले NOC ही मनसूख हो जाता है। पार्टी के लीडर इमरान खान को जेल में मिलने जाते हैं मगर मिल नहीं पाते हैं। पार्टी के अंदर भांत भांत की बोलियां हैं लेकिन इख्तलाफात कम नहीं होते हैं। इमरान खान को केसेस में रिलीफ मिलता है मगर वो रिहा फिर भी नहीं हो पाते हैं। सवाल ये है कि मुश्किलात ख़त्म ना होने के पीछे क्या वजूहात हैं। PTI ने आज इस्लामाबाद में जलसा करना था लेकिन जलसे से एक रात पहले ज़िला इंतज़ामिया ने जलसे का इजाज़तनामा NOC कैंसिल कर दिया। NOC मनसूख होने के बाद जलसा गाह में पुलिस एक्शन भी हुआ। ज़िला इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि मुहर्रम और सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से NOC कैंसिल किया गया है, जबकि PTI इसे रियासती जबर का नाम दे रही है। तहरीक इंसाफ ने पहले ऐलान किया कि हालात जो भी हों वह हर सूरत जलसा करेगी, लेकिन बाद में PTI लीडरशिप जलसा मुलतवी करने का ऐलान करते हुए अदालत चली गई। अब इसे हुकूमती एक्शन का खौफ कहें या फिर सियासी स्ट्रैटेजी है। जहां PTI के इस फैसले की तारीफ हो रही है वहीं डर गए के ताने भी मिल रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इन्हें जलसा करना चाहिए था। अब PTI ने आशूरा के बाद जलसा करने का ऐलान किया है, लेकिन सवाल ये है कि जिन सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई और अगर तब भी इजाज़त नहीं मिलेगी तो फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी? अदालत के दरवाजे के साथ क्या फिर लग कर बैठ जाएगी उन्हीं अदालतों से जिन पर तहरीक इंसाफ को जिन पर एतमाद भी नहीं है और उन्हें ये लगता है कि अदालतों से उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। दूसरी तरफ पार्टी छोड़ने वाले पुराने लोग मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार जो है वो PTI की करंट लीडरशिप को समझते हैं। फवाद चौधरी हों, इमरान इस्माइल हों, उनका ये मानना है कि PTI की मौजूदा लीडरशिप के होते हुए इमरान खान बाहर आ सकते हैं, ना पार्टी की मुश्किलात कम हो सकती हैं। शेर अफजल मरवत ने आज ये बात कही है कि मौजूदा जो मुश्किलात हैं ये इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से हैं। इमरान खान ने धरना धरने की कॉल दी, ना अदलिया के फैसलों के ख़िलाफ़ आपने कॉल दी, ना लोगों को बाहर निकलने कहा। तो लिहाजा आज शेर अफजल मरवत ने भी तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान उन पर बड़ी तनकीद की है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ओन अब्बास साहब, इंतज़ामिया कहती है, हुकूमत कहती है कि ये प्योरली इंतज़ामिया ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर आप लोगों को जो है वो जलसा करने की इजाज़त नहीं दी है। ज़ाहिर है बड़े सेंसिटिव डेज़ हैं। आपको पता है कि मुहर्रम के दिनों में स्पेशली 10 मुहर्रम तक ये ख़तरात रहते हैं, दहशतगर्दी के ख़तरात, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी। लेकिन आप लोग इसे समझ रहे हैं कि रियासती जबर है ये?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ना बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये दरखास्त आज की नहीं है, ये दरखास्त आज से कोई 1.5 माह पहले वहां पे हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई थी कि डीसी इस्लामाबाद हमें जलसे की इजाजत नहीं दे रहा। तब उन्होंने हमें इजाजत रवात के करीब, जो कि पिंडी के और दूसरी साइड के ऊपर है, उधर किसी ग्राउंड में जलसे की इजाजत दे दी। हमने दोबारा जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की कि हमें F9 पार्क दिया जाए या परेड ग्राउंड दे दें, जो कि इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर है। इस्लामाबाद में जलसा होना तो आप F9 या परेड ग्राउंड नहीं करेंगे। उस वक्त इंतजामिया ने उस पर भी इनकार कर दिया। तो फिर जज साहब ने कहा कि इंतजामिया और PTI दोनों इसी जगह अदालत में बैठ जाएं और आप डिसाइड कर लें। हमारी चॉइस नहीं थी। डीसी इस्लामाबाद हमने कहा कि आपको हम तरनौल दे सकते हैं। हमने कहा जी फेयर इनफ, अगर आप F9 देते हैं, परेड नहीं देते, चले तरनौल ही। हत्ता की जगह बहुत छोटी थी, बड़ी कंजेस्टेड जगह थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतने अरसे बाद अगर पहला जलसा हो जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों, उसमें तो हार्डली 10,000 लोग भी नहीं आते। हमारा तो अंदाजा था कि 1 लाख लोग कहीं आ ही ना जाए, बट एनी हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या उस वक्त डीसी इस्लामाबाद को पता नहीं था कि वहां पे इमाम बारगाह है? क्या उसको पता नहीं था कि वहां पे ये सिक्योरिटी इशू है? या उसको ये नहीं पता था कि 6 जुलाई की शाम को मुहर्रम का चांद नजर आएगा? They knew it. Knowingly उन्होंने हमें इसकी इजाजत दी। लेकिन हुआ ये कि जब परसों रात को उनको पता लगा कि पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि पूरे पाकिस्तान से अवाम, देखिए 8 फरवरी को जो हुआ था वो फरवर कल हमें नजर आया। यानी कि हमने किसी को नहीं कहा कि आप बसें वैगनर ले आए, लोग अपनी मर्जी से राजनपुर, डेरा गाजी खान, रहीमयार खान से खुद अपनी सवारी पे फैमिलीज के साथ चलना शुरू हो गए कि हमने जलसे पे जाना है। ये 2 दिन पहले आप क्यों समझते हैं कि उन्हें अदराक हुआ कि लोग पूरे पाकिस्तान से आएंगे? अगर 8 फरवरी के हालात तो आज भी उनके सामने है। 8 फरवरी का जो आवाम का फैसला था वो तो सब जानते हैं। अंडर एस्टिमेट कर गए। दे थॉट के खौफ की फजा इतनी ज्यादा है पंजाब में, क्योंकि तरनौल का जलसा इस्लामाबाद में था। दे थॉट के पंजाब से आना है। केपी तो उनका प्लान था ना कि पेशावर साइड से मोटर भी बंद कर देंगे। सो जब पंजाब में इतने खौफ के बावजूद, जो को रियासती जबर पिछले 1 साल में रहा, उसके बावजूद जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इनको पूरे पाकिस्तान से तमाम इनकी एजेंसीज ने दी कि यहाँ तो जो लोग संभाले नहीं जा रहे, आप बसें रोक सकते हैं, वैगनें रोक सकते हैं, गाड़ियों को सफर से कैसे रोकेंगे? तब इन्होंने, तो आप कह रहे हैं कि एजेंसीज की रिपोर्ट्स ये थी कि लोग बड़ी तादाद में आएंगे, ये एजेंसीज की रिपोर्ट नहीं थी कि दहशतगर्दी का खतरा है। ज्यादा लोगों की इनको खबर थी कि वहां पे लोग पहुंच जाएंगे, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, ये जलसा जिस जगह है वहां तो 10-12 हजार से लोग ही नहीं आ सकते। दे थॉट कि इतनी बड़ी अगर आवाम एक जगह इकट्ठी हो गई और वहां पे स्पीचेस, नारे, तो ये ना हो यहां से एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाए और शायद ये लोग यहां बैठ ना जाएं। इस खौफ में आके इन्होंने फिर ये बहाने सोचे। एंड आई सेड दैट, आप ये सोचे अभी तो खान हटियाला में है, अगर उसकी सिर्फ कहने के ऊपर एक जलसे में हम सारे सेकंड ईयर लीडरशिप है, अगर ये वहां पे इतने ज्यादा हमसे खौफजदा है, इमेजिन द टाइम जब वो बनी गाला में बैठा होगा या जमान पार्क में हो, व्हाट विल हैपन टू इट? सो ये सारी चीजों ने, लेकिन आप लोग ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि जब मुहर्रम स्टार्ट होते हैं तो वाकई मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा होता है? आप लोग ये माने, आप लोगों की जब हुकूमत थी तब भी हम देखते थे मोबाइल फोन्स बंद हो जाते थे, इंटरनेट बंद हो जाता था। स्पेशली जो पहले 10 दिन होते हैं इसमें हुकूमतें बहुत ज्यादा अलर्ट रहती हैं। आपने एक दफा नई चीज देखी है जफा, हुकूमत पंजाब ने लेटर लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को कि मुहर्रम और हराम के पहले जो 5 दिन है इसमें आप टिकटॉक बंद कर दें, इंस्टाग्राम बंद कर दें, व्हाट्सएप तो चलो बंद समय लगती थी हमें, फेसबुक भी बंद कर दें और ट्विटर भी बंद। ट्विटर खैर पहले बंद है। यानी कि इतने ज्यादा, ये ट्रस्ट मी, पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो इमरान खान की वजह से होगा। अभी ये जो हिज़्ब इस्तेकाम जो इसमें जो भी ऑपरेशन हो रहा है, दैट इज जस्ट एन आई वॉश। हर बंदे को पता है पाकिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान। जस्ट आउट ऑफ नोवेयर एक ऑपरेशन निकाल लिया गया। आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है जहां टिकटॉक बंद कर दे जी। आउट ऑफ नोवेयर थॉट क्या जलसा जो है ना खतरनाक सिचुएशन है, क्या डीसी इस्लामाबाद को पता नहीं था कि पहली मुहर्रम और हराम होगी? ही कुड हैव टोल्ड अस। हर चीज में इमरान खान इनको नजर आता है। तो अगर आप समझते हैं कि ये टोटली सियासी फैसला है, इसके पीछे दहशतगर्दी और ये सिर्फ एक बहाना है, हर वो काम जो पाकिस्तान में हो रहा है वो इमरान खान से बचने के लिए हो रहा है। तो अगर यौम आशूर के बाद भी इनकी एक्सक्यूज खत्म नहीं होती है और ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का खतरा है, हम इजाजत नहीं दे सकते, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों की? देखें जी, इस पे अदालत का हुक्म था, हमने अदालत में अपनी डायरी दायर कर दी, मंडे को उसका डिसीजन आ जाएगा। हैविंग सेड दैट, दिस वाज द लास्ट ऑप्शन। अगर इन्होंने अब अप्रूवल दी या ना दी, इन बोथ द केसेस हम एक तारीख रख देंगे, फलानी तारीख पे फलानी जगह पे। यकीन करें कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, जो कुछ करना है खान ने करना है। 25 मई भूल गए आप लोग जी? 25 मई भूल गए आप लोग? 25 मई बहुत सारी चीज भूल चुके हैं, यकीन करें। 25 के बाद अब हम नम हो चुके हैं।
अब वो खौफ भी नहीं रहा, हमें दहशतगर्द तो बना दिया। वेरी फ्रैंकली मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूं जो कुछ खान साहब के साथ हो रहा है, अगर ये मेरे साथ हो तो मैं कब कब टूट चुका था। हम सारे अपनी ताकत उससे ड्रॉ करते हैं। अब जो बुशरा आपा के साथ हो रहा है, मैं सोचता हूं कभी कि अगर इसकी जगह मेरी बीवी होती या मेरी बहन या वालदा होती तो मैं कब का टूट चुका होता। उस शख्स को वो भी नहीं तोड़ सकी। मैं हैरान हूं कि हम मतलब वो शख्स मतलब बुशरा आपा उनकी स्ट्रेंथ बन चुका है। इद्दत ऐसे केस के बावजूद वो अपने कितने स्ट्रांग नर्व के साथ बैठा है, उसकी इस हिम्मत की वजह से हम हिम्मत पकड़ गए। अब ना 9 मई से खौफ आता है, ना किसी नाम से खौफ आता है, ना नामो ना मालूम कॉल से खौफ आता है, ना गिरफ्तारी से खौफ आता है। अब वो डर खत्म हो चुका है। एंड आई जस्ट गिव इट टू द क्रेडिट। वो खान कहता था ना मैं तुम्हें हकीकी तौर पे आजाद कर दूंगा, वो मुझे उसने आजाद नहीं किया, पूरी कौम को। अगर जल्सों की इजाजत नहीं मिलती है तो क्या फिर भूख हड़ताल का फैसला होगा? भूख हड़ताल का इंदिया तो आप लोगों ने दिया है, खान साहब ने दिया है, क़यादत से मशवरा करना है, क्या ये लास्ट ऑप्शन होगा? भूख हड़ताल है, जेल भरो तारीख है, सड़कों पे आके एहतजाज करना है, लामुतनाही सिलसिला है कि एक दफा सड़कों पे आ गए और जब तक खान की रिहाई के हवाले से इशू नहीं बनता, सो मेनी ऑप्शंस वी हैव। पप्पी साहब, पार्टी में इख्तलाफात के हवाले से आप जिस तरीके से खान साहब ने 2 ग्रुप्स को बुलाया और फिर बाद में यकजा होकर उन 2 ग्रुप्स ने मीडिया टॉक की और कहा कि हमारे कोई इख्तलाफात नहीं हैं, लेकिन हम सबको याद है कि पार्टी में इख्तलाफात को लेकर शानदाना गुलजार भी बात कर चुकी हैं, शेर अफजल मरवत भी बात कर चुके हैं और शहरियार अफरीदी, सब लोग बात कर चुके हैं। तो अब पार्टी में इख्तलाफात अगर इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो आपको लगता है कि पार्टी एक स्मूथ तरीके से ये जो मुहिम आप लोग चलाना चाहते हैं, चाहे वो भूख हड़ताल हो चाहे वो जलसे हों, क्या ये कामयाब स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की? मैं एक बात करूं, जो चीज हमें यूनाइट करती है या जो हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर है वो अवाम की पजीराई है और वो क्रिटिक भी है। जैसे आज जलसा कैंसिल हो तो अवाम के बहुत बड़ा शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म आया, तो ये ऐसा इशू नहीं है। अगर कहीं पे किसी की ख्वाहिशात के नीचे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, किसी हमारे कुलीग ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता है, एंटायरली लोग उसके ऊपर इतना क्रिटिक करते हैं कि वो खुद ही खौफ में मुबतला। तो हैविंग सेड दैट, अगर कोई करेक्शन हमें मार्केट से मिल रही है तो दैट एक्चुअली यूनाइट्स अस। लोगों का अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बट हैविंग सेड दैट, क्या डिफरेंस ओपिनियन इलेक्शन के टाइम नहीं था? क्या 8 फरवरी का इलेक्शन हमने इसी डिफरेंस ओपिनियन में कई लोगों को टिकटें मिली, कई को नहीं मिली, बट वी वर यूनाइटेड एंड वी परफॉर्म्ड वेरी वेल। हमने उस वक्त किया। सो इस वक्त अगर कहीं से कोई डिसेंटिंग वॉइसेस थोड़ी बातें विद इन द पार्टी आती हैं, आई थिंक दैट्स जमहूरियत। हम कोई सारे को बहन भाई तो है नहीं, लेकिन जमहूरियत में बिल्कुल इख्तलाफ होता है। फिर जमहूरियत में इख्तलाफ होता है, बिल्कुल आप करें, लेकिन फिर ये कहना है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे। शानदाना गुलजार साहब ने कहा था, उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप को चार्जशीट क्यों किया था? उन्होंने कहा कि हम तो खान साहब को अगर हम जेल से नहीं निकाल सकते, 4 महीने हो गए हैं असम्बली को, हम सिर्फ असम्बली में जाते हैं, डेस्क मारते हैं, कमेटी खेलते हैं, असम्बली हम लोग खेलते हैं, इससे अच्छा हम घरों में जाकर बैठ जाएं। खान साहब बाहर आएंगे, मैं तो कहूँगी कि मैं तो जा रही हूँ, मैं हमसे नहीं ये हो रहा। तो बात यह है कि पार्टी में इख्तलाफ होता है, फिर अगर इतना इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है तो पार्टी छोड़ने की बात तो नहीं करनी चाहिए। वेरी फ्रैंकली देखिए, जब कोई बंदा डेस्परेट हो जाता है ना विद इन द पार्टी, मैं खुद डेस्परेट हो जाता हूँ। आई एट वेरी पॉइंट, मतलब बहुत दफा मेरे साथ ये होता है, मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं रात को बाजू को सोचता रहता हूँ कि अगर मैं इस वक्त कहीं बैठा होता तो मैं क्या प्लान करता खान को निकालने के हवाले से। समटाइम्स यू गेट डेस्परेट और ऑटोमेटिकली उस पर लोगों का प्रेशर भी होता है, एक खुद भी फील आती है कि यार हम इस वक्त, मैं सेनेट में बैठा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ बैठा हूँ, मेरा लीडर कहाँ बैठा होगा? सो आई गेट डेस्परेट। अब उसमें बाजू का इंसान को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाता है विच आर नॉट अप्रोप्रिएट, जो यूनिटी का पैगाम नहीं दे पाते, लेकिन उससे कोई मैलाफाइटिंग इंटेंशंस नहीं निकलती, इट जस्ट डेस्परेट फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। यकीन करें, आपको अंदाजा नहीं हम कितने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं टाइम्स ये सोच के कि इस वक्त 46 डिग्री में खान अडियाला में, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, खान साहब के साथ जब बुशरा आपा अडियाला में उस अलकादर ट्रस्ट के लिए आती है, यकीन करें हमें अपने आप में शर्म आनी शुरू हो जाती है। सो ये वो चीजें हैं जहां पे कहीं फ्रस्ट्रेशन में कुछ अल्फाज अगर किसी दोस्त के निकल जाते हैं, वो कोई डिसयूनिटी का पैगाम नहीं होता, इट इज जस्ट मोमेंटरली कि यार वो बंदा अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि मैं इतने पर्ल्स एंड पर्क्स ले रहा हूं, वेयर डज माय लीडर स्टैंड, तो वहां पे बात हो जाती है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो पुराने लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके छोड़ कर गए और आज वापस आने की बात भी करते हैं और अपना फैसला छोड़ते हैं इमरान खान पर, वो कहते हैं इमरान खान पर आज जो मुश्किलात हैं वो मौजूदा लीडरशिप की वजह से ही है। क्योंकि मौजूदा लीडरशिप को ये हालात सूट करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास ओहदे हैं, आप लोग ओहदे अपने इंजॉय कर रहे हैं, खान साहब अंदर, आप लोगों को फिक्र ही नहीं है। तो अगर यही लीडरशिप रही तो 1.5 साल से पहले खान साहब बाहर नहीं आएंगे।
I think this is being unfair. Unfair in the sense कि जितने हमारे दोस्त फायर हैं या इश्यूज हैं, उनका अल्टीमेटली फैसला खान साहब ने करना है। किसी पार्टी की लीडरशिप ने, मैंने या किसी और ने लीडरशिप ने नहीं करना, वो खान साहब के पास जाएगा। Having said that कि अगर आप इस वक्त बैठ के उन लीडर्स के ऊपर तनकीद करें जो औखे टाइम में खान के साथ रह गए, तो थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल दे शुड हैव वेटेड फॉर इट। इस तरह की मड स्लिंगिंग से चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और कुछ तो ऐसे लोग हैं इनमें से जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिनको खान साहब बहुत पसंद करते हैं, और मेरी एक दो मुलाकातों में खान साहब ने जिक्र भी किया होगा उनके हवाले से। लेकिन ये उनका मतलब तनकीद करना इस लीडरशिप पे, बिकॉज आज सिंपल सी बात है, कोई मेरे बारे में गई और वैसे तो बड़ा अच्छा आदमी है लेकिन जज्बाती है। अब ये वो चीज है कि जो क्रिटिक है आप किसी पे भी कर सकते हैं कि लीडरशिप जो है ना क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए खान साहब का ऐसा आई थिंक इट्स अनफेयर। कहीं ना कहीं अगर लूप होल्स हर शख्सियत में होते हैं, समझ में नहीं आती ना। आप लोग कहते हैं कि खान साहब ने फैसला करना है, उन लोगों ने पार्टी में वापस आना है, नहीं आना। रऊफ हसन साहब कहते हैं कि कोर कमेटी तो फैसला कर चुकी है, इन लोगों की तो पार्टी में जगह ही नहीं है, ये लोग तो पार्टी में वापस आ ही नहीं सकते हैं। जिन्होंने कभी उनको भगौड़ा कहते हैं, कभी उनको कहते हैं बेवफा कहते हैं। वो ये था कि कोर कमेटी में डिस्कशन ये होती है कि इन लोगों को नहीं आना चाहिए, और उसके साथ स्टैरिक के साथ नीचे लिखा होगा फाइनल फैसला खान साहब ने करना। और खान साहब ने आज से पिछले हफ्ते जेल में ये कहा भी था कि जब मैं आऊंगा मैं उस वक्त फैसला करूंगा। हैविंग सेड दैट दैट्स टू मच ऑफ नेटिग्रिटी। मेरा पॉइंट सिंपल है कि उन तमाम दोस्तों जिन्होंने वापस आना है उसका फैसला खान साहब जब बाहर आएंगे उस वक्त कर लेंगे, लेकिन उनका इस वक्त बेवजह तनकीद करना प्रेजेंट लीडरशिप में ये थोड़ा अनफेयर है। दे शुड वेट फॉर इट, टाइम विल कम। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह की क्रिटिसिज्म से आई मीन इट्स नॉट सर्विंग एनी पर्पस टू तो क्या ये बात दुरुस्त है कि असद कैसर साहब ने फवाद चौधरी साहब से राब्ता करके कहा है कि हथौला रखें और पार्टी पर इस तरीके से तनकीद ना करें? I have no information about it. मेरे मालूम ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं। मे बी उन्होंने बात की हो, ये उनसे पूछा जा सकता है, किसी और ने भी उनको कहा होगा। लेकिन ये एडवाइस यही है कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। अभी ऐसी कौन सी कोई इलेक्शन आ रहे हैं जिसमें किसी ने पार्टी में आके MNA या MPA बन जाना है। सो अभी मेन स्ट्रगल का टाइम है। तो पार्टी के अंदर ये सोच तो है ना कि एक खास एजेंडे के तहत इन लोगों को लॉन्च किया गया है। अली जैदी साहब भी टीवी पर आ रहे हैं, फवाद चौधरी भी टीवी पर आ रहे हैं, ज़रा इंटरव्यूज दे रहे हैं अब आकर, जो ये सारी तनकीद कर रहे हैं आप लोगों पर। तो पार्टी में ये थिंकिंग है कि इनको लॉन्च किया गया है। किसी को जज करना इस हवाले से मैं कौन होता हूँ किसी को जज, किसी को लॉन्च किया गया है या कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है या कौन परफॉर्म नहीं कर रहा। देखें, एक एलिगेशन वो लगा रहे हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज्ड है, दूसरी एलिगेशन यहाँ से तो जा रही है कि वो जज्ड होके आ रहे हैं और प्लांटेड हो जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट आई थिंक दिस शुड रेस्ट। द पॉइंट इज हमारा एनिमी, हमारा दुश्मन जो है वो एक है जिसके साथ हमने जंग लड़नी है, जिनको बिठाया गया है हमारे सरों पे इस कौम के ऊपर। उसके लिए इन चीजों से अब बरी उजुमा थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। आज के दिन में जैसे जलसा था, दिस वन इवेंट जितनी इसकी वजह से यूनिटी पार्टी में आई है मैंने पहले कभी नहीं देखी। सो आशूरे के बाद जब दोबारा जलसे का ऐलान होगा पार्टी फिर यूनाइटी, और छोटे मोटे इख्तलाफात की वजह से कहना जी पार्टी में बहुत बड़ा, खाकान अब्बासी ने आज नई पार्टी बना ली, किसी ने कहा मुस्लिम लीग नून में इशू है, मतलब पीपल्स पार्टी में बहुत सारे दोस्त हैं जो पार्टी से नाराज हो बैठे, किसी ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी में इशू, जस्ट बिकॉज खान जेल में है एवरीवन हैज द अपॉर्चुनिटी। हम रात को डिस्कस करेंगे और उसकी अच्छी बात है, मुझे खुशी है, बिकॉज खान मैटर्स। इस मुल्क में अगर कोई चीज एक मैटर करती है वो खान ही है। लेकिन हुकूमत के लिए खान मैटर नहीं करता, हुकूमत के लिए खान मैटर नहीं करता, हुकूमत के लिए खान का जलसों की कॉल देना मैटर नहीं करता। इस हुकूमत के लिए खान का भूख हड़ताल पर जाने का इंदिया देना ये मैटर नहीं करता। ये कहते हैं ये डाइटिंग पर जाने वाले लोग नहीं है, ये क्यों जाएंगे? इन पे एक चीज इन पे मैटर करता है। इन पे यूएनओ का जो ह्यूमन राइट्स का ग्रुप है उसकी रिपोर्ट मैटर करती है। इन पे जो नेशनल जो कांग्रेस ने 380 लोगों ने वो रेजोल्यूशन पास की इस गवर्नमेंट के खिलाफ, इनके लिए वो मैटर करती है। इनके लिए शायद ट्रंप का इलेक्शन भी मैटर करता है। इनके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती, वो पाकिस्तान की आवाम और उनकी ख्वाहिशात है। ये मर जाएं, बिजली के बिल बढ़ा दें, गैस के बिल बढ़ा दें, महंगाई कर दें, लेकिन क्योंकि वो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं इट डजंट मैटर। इनके जहन में एक ही चीज मैटर करती है कि यहाँ से पाकिस्तान से बाहर अमेरिका या न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है। अगर ये वो चीज मैटर करती है तो इंतजार करें, अगले 2-3 मिनट में वो भी आपको राजी कर देंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, तहरीक रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ होंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वैसे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बहुत से सवालात हैं, फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क के इल्ज़ामात हैं। अगर इसे इनका अपना मैंडेट मान भी लिया जाए
तो वो अगर किसी एक लीडर का नाम है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ है। लेकिन हैरत है कि हुकूमत नवाज शरीफ की और नवाज शरीफ ही खामोश हैं। अवाम महंगे पेट्रोल से परेशान है, बिजली के भारी बिल क़यामत बनकर गिर रहे हैं, हर कोई बोल रहा है लेकिन नवाज शरीफ खामोश हैं। पुराने और नजरियाती लीगी एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, मकबूलियत हाथ से निकल रही है। मियाँ साहब शिकवा कर रहे हैं, ना ही उन्हें मना रहे हैं, बस खामोश हैं। मियाँ साहब की खामोशी पर तब से सवाल उठ रहे हैं जब वो 21 अक्टूबर को 4 साल के बाद वतन वापस आए, फिर बंद कमरों की सियासत के ही होके रह गए। अवाम पूछते रह गए कि नवाज शरीफ खामोश क्यों है। नवाज लीग ने मियाँ साहब के नाम पर इलेक्शन लड़ा, चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के नारे लगाए, इश्तिहारात छपवाए, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए, फिर भी नवाज शरीफ खामोश ही रहे। कारकुनों को दिलासा दिया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, लेकिन फैसले नवाज शरीफ के होंगे। फिर ये दिलासा ही रहा। हुकूमत किसकी है, कारकुन सुनना चाहते हैं लेकिन नवाज शरीफ खामोश हैं। मियाँ साहब की हुकूमत में बेगाने वज़रा भर्ती किए गए, मगर नवाज शरीफ कुछ ना बोले, वो खामोश थे, खामोश ही रहे। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी बनकर एक एक करके सारे आईनी ओहदे ले गई। एक जरदारी पूरी मुस्लिम लीग नून पर भारी पड़ गए, मगर टक्कर की सियासी दानिश रखने वाले कायद खामोश हैं। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाया गया। आवाम को लगा कि शेर मुश्किलात का हल लेकर गार से निकलने को है, लेकिन आवाम देखते रह गए, लेकिन शेर खामोश है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने IMF के साथ मिलकर टैक्सेस भरा बजट दे दिया। मियाँ साहब कौमी असम्बली जाने की बजाय खामोश रहे। हुकूमत ने महंगी बिजली को मजीद महंगा कर दिया, फी यूनिट टैरिफ बढ़ा दिया, फिक्स चार्जेस लगा दिए, सब अपने सियासी खाते में जा रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ खामोश हैं। विफाक में भाई वज़ीर आज़म है, पंजाब में बेटी वज़ीर आला है, फिर भी आवाम की नम आंखें आपकी तलाश में है और आप खामोश हैं। जब सरकारी अफसरान को टैक्स छूट और बोझ सिर्फ तनख्वाहदारों पर डाला जाएगा तो सवाल तो उठेंगे कि नवाज शरीफ इस पर खामोश क्यों है। मीडिया की आज़ादी के आलमबरदार मियाँ साहब, आपकी अपनी हुकूमत में हद तक इज़्ज़त जैसा बिल पास हो गया तो सवाल उठेंगे कि मियाँ साहब खामोश क्यों हैं। माजी में जो कुछ नून लीग के साथ हुआ वो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। ऐसे में नवाज शरीफ की खामोशी पर सवाल तो उठेंगे। त्यारा हाईजैक और गद्दारी मुकदमे भुगतने वाले मियाँ साहब की अपनी बेटी जब सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गद्दारी के पर्चे काटने की मंजूरी देगी तो ऐसे में नवाज शरीफ की खामोशी पर सवाल उठेंगे। अब 20 दिन के बाद फिर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासी महाज पर एक्टिव होने जा रहे हैं, तो सवाल यह है कि पहले वो चुप क्यों थे, किस स्ट्रैटेजी के तहत खामोश थे, कोई ख़ास मकसद था, क्या मजबूरियां थीं इस खामोशी के पीछे। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले जलसे की इजाज़त दी जाती है, 3 जुलाई को NOC जारी होता है, उसके बाद एक रात पहले NOC मनसूख कर दिया जाता है, इजाज़त नहीं दी जाती है। कहा जाता है कि जी दहशतगर्दी का ख़तरा है और तरनोल में दहशतगर्दों के सेल पता चला है, भारतीय मिकदार में असलहा बरामद हुआ है। बात यह है कि इतने ख़तरात थे और ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं, तो 2 रोज़ पहले फिर इजाज़त क्यों दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इजाज़त जो है वो लोकल गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, अदालत के ज़रिए उन्होंने इजाज़त ली, लेकिन जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी और जिस तरह के थ्रेट्स थे, फिर उसके मुताबिक जो है वो मेरे ख्याल से उन्होंने स्टैंड लिया। देखें, बहरहाल अभी मुहर्रम का जो है वो मुहर्रम भी शुरू हो गया है और फिर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। तो ये एक उन्होंने जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो फैसला किया गया है। ये इसमें कोई सियासी अमल दखल नहीं है, आपके सामने आप देख रहे हैं कि रोज़ धमाके हो रहे हैं, रोज़ टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। तो अब उसके अंदर एक खुदा ना खास्ता एक ऐसा इवेंट हो जाए जो कि फिर और उससे सियासी। अभी राना सनाउल्लाह साहब एक टेलीविजन पर थे, वो कह रहे थे कि PTI जो है वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ पर तो यकीन रखती नहीं है, सियासी अफरा तफरी फैलाने के लिए वो लोग जलसा करना चाह रहे थे, उनका मकसद ही नेक नहीं था। तो राना साहब की बातों से ये लग रहा है कि सियासी मकासद हैं इस जलसे को रोकने के लिए, इजाज़त ना देने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि इंतज़ामिया ने इजाज़त क्यों नहीं दी, तो वो तो टोटली दहशतगर्दी और इस बुनियाद पर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कहा जाता है कि हम इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब की बातें सुने तो लगता है कि मामला सियासी है। देखिए, वो डेफिनेटली अब आप मेरे से अब देखें, जो इसमें कोई शक नहीं है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बेसिस पे इजाज़त नहीं दी गई
और यही मेन बुनियादी वजह है। लेकिन वो वैसे अगर आप मेरे से पीटीआई के हवाले से सवाल करेंगे कि मेरा क्या ख्याल है उस जमात के बारे में, तो मैं भी आपको इसी तरह का जवाब दूंगा कि बिल्कुल ये जमात जब मईशत की इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है तो IMF को ख़त लिख देती है। ये जमात जो है वो लॉबियस्ट हायर करती है, पहले कहती है एब्सोल्युटली नॉट, और फिर उसी अमेरिका का दरवाज़ा खटखटाती है, उस पर डॉलर निछावर करती है कि मेरे मर्जी का मौक़िफ़ बोलो। तो वो तो जब आप मेरे से पीटीआई के बारे में पूछेंगे तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि इस मुल्क के अंदर अगर नफ़्त की सियासत और तकसीम की सियासत और पोलराइजेशन की सियासत अगर किसी जमात ने की है और उसकी वजह से ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात बनती है तो वो पीटीआई है। तो लेकिन तो जलसे करना ये सियासी पार्टियों का एक जमहूरी राइट होता है, जमहूरी हक होता है, इसे तो नहीं रोका जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल उनका राइट है। लेकिन अगर सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं हैंडल कर पा रही लोकल गवर्नमेंट और उसको लगता है कि कोई दहशतगर्दी का अमल हो सकता है और चीजें नहीं कंट्रोल के अंदर हैं, तो बिल्कुल फिर उसका ये प्रेरोगेटिव है। लेकिन उससे ये भी लगता है ना कि इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत वो भी महफूज नहीं है। अगर विफाकी दारुल हुकूमत जहां पर आप देखें फॉरेनर्स, मुल्की मेन सारी लीडरशिप वहां पर है, वो शहर हमारा महफूज नहीं है, तो सवाल तो उठेंगे। नहीं देखें, अगर चंद 100 लोग इकट्ठे हो रहे हों ओपन के अंदर और वहाँ चंद 100 हों या 1000 हों, वहाँ जो है वो एक मेजर टारगेट बन जाता है कि यहाँ अगर जो है वो करेंगे। तो देखें, हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिस तरह की आई है उसके मुताबिक उन्होंने फैसला कर लिया। अब ये वैसे भी मुहर्रम का महीना है, इसके अंदर वैसे ही रिस्क बढ़ जाता है। मुहर्रम तो कल से शुरू होगा ना, वो तो लाहौर में पंजाब में भी कहीं पीटीआई कुछ करने लगे, कोई 4 लोग इकट्ठे ही हो जाए तो दफा 144 लग जाती है। इतना उनको शौक है केपीके में करके दिखा देना जलसा। केपीके में तो वो जलसियां कर रहे हैं, केपीके में तो उनकी अपनी पुलिस है, सारे मामलात उनके अपने कंट्रोल में, वहां तो कुछ करके दिखाया नहीं। अब यहाँ अगर सिक्योरिटी की सिचुएशन है, इजाजत नहीं दी, वहां शौक पूरा कर लें, वहां तो इनसे बंदे जमा नहीं होते। तो यौम आशूर के बाद इजाजत मिल जाएगी? देखिए, ये तो लोकल गवर्नमेंट का फैसला, बिल्कुल मिलनी चाहिए इजाजत, मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। ठीक है। क्या नवाज शरीफ साहब, क्या एक खास स्ट्रैटेजी के तहत फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ साहब आप जलसे करेंगे और अवाम के सामने आएंगे? देखिए, मुझे तो ऐसे किसी फैसले का इल्म नहीं है, लेकिन बिल्कुल वो पार्टी के हेड हैं, वो अगर समझते हैं कि उन्होंने अवाम के पास जाना है कोई बयान लेके तो वो जा सकते हैं, और हमें अब अगर मदू करेंगे तो हम दौड़े दौड़े जाएंगे क्योंकि वो लीडर है हमारी जमात के। लेकिन कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मेरी इल्म में तो नहीं आई। सही। जब हम ये देखते हैं, अभी हम जलसे की इजाज़त ना देने की बात कर रहे थे, तो चंद रोज़ पहले आपको पता है कि कुछ महीने पहले जब पंजाब काबीना को ये तजवीज़ पेश की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसे कौन से मुकदमात बनाए जाएं, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जितना हमसे कोशिश होगी इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाएगा। अब चंद रोज़ पहले ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क तोड़ने के हवाले से एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी को ऑथोराइज्ड किया गया है, होम डिपार्टमेंट को ये ऑथोराइज्ड किया गया है पंजाब काबीना की तरफ से कि देखें किन किन दफात के तहत कौन कौन से मुकदमात बनाए जा सकते हैं। वो जो 1971 के हवाले से तहरीक इंसाफ ने जो वीडियो एक सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, उसको लेकर आप लोग गद्दारी के मुकदमात बनाने जा रहे हैं। देखिए, मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई नहीं है कि हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन जिस नौयत की वो वीडियो थी वो बिल्कुल उसके अंदर आपके अदारों के सरबराहों के ऊपर एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था जो हकायक पे मबनी नहीं है, और वो काबिल अफसोस है और उसको रिजेक्ट करना चाहिए। और अगर आप इस तरह की पोलराइजेशन या नफरत की सियासत को फ़रोग देंगे जिसकी वजह से 9 मई के वाक़यात हों और एनआरकी फैले, तो बिल्कुल इस पे बारे में सोचा जा सकता है। तो इस तरह के मुकदमात बनाने से आपको लगता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होगी मुल्क से? देखें, बात यह है कि हमें गवर्नमेंट ने अपनी रिट कायम करनी है। अगर कोई जमात जो है वो एंटी स्टेट अपनी कार्रवाई, मैं नहीं कह रहा कि पीटीआई अभी इस वक्त कर रही है,
या हम कोई मुकदमात ऐसे बनाने जा रहे हैं, मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन अगर कोई भी करे, XYZ करे, तो बिल्कुल उसको रोकना चाहिए। इस मुल्क के अंदर बहुत संगीन मसाइल हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, इकोनॉमिक टर्मोइल है, और यहाँ अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलती है तो ये मईशत के लिए बड़ा खतरनाक है। ये हर पाकिस्तानी के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए बड़ा खतरनाक है। ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से चीज़ों को संभाला दिया जा रहा है, बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर कोई ऐसी साजिश लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब ये बात करें और लीडर्स ये बात करें कि जितनी कोशिश हम कर सके इमरान खान को जेल के अंदर रखेंगे, वो बड़ी बार ये बात कह चुके हैं, अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे, इनके मुकदमात खत्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हम सब जेलों के अंदर होंगे। तो उससे लगता है कि वाकई मुस्लिम लीग नून को, लीडर्स को ये खौफ है कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो हम सब जेलों में चले जाएंगे, तो लिहाजा बेहतर है कि इमरान खान को अंदर ही रखा जाए। तो ढूंढें वो चीज़ें, ढूंढें वो दफात जिसके तहत इमरान खान के खिलाफ, PTI की लीडरशिप के खिलाफ और मुकदमात बनाए जा सके। नहीं, जब खान साहब बाहर थे तो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया था? वो एक लॉन्ग मार्च भी की उन्होंने, वो 3 घंटे 24 घंटों में से चलती थी, बाकी वो घर चले जाते थे। वो भी अगली गली में पता नहीं होता था कि खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या, कौन सा कोई डेंट मार दिया था सवाए इस चीज़ के कि जो इश्तिहाल उन्होंने डलवाया 9 मई को, उसकी वजह से उन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया। वो एनआरकी के अलावा और क्या कर सकते हैं? कौन सा उन्होंने बड़ा कोई मार्का मार लिया था? इस्लामाबाद आए तो यहाँ आग लगा दी दरख्तों को और चीज़ों को नुकसान पहुँचाया। तो लेकिन कौन सा जमे गफीर जो है उनकी अरेस्ट पे आया 9 मई के अंदर? कौन सा कोई मेरे ख्याल से चंद हजार लोग आए और वो फौजी ये तनसीबात पे उन्होंने हमलावर किया। वो भी फौज ने रिस्ट्रेंट दिखाया, गोली नहीं चलाई, क्योंकि वो अपने सिटीजन्स पे गोली नहीं चलाती। इनकी बड़ी कोशिश थी कि गोली चल जाती। तो वो ये नहीं कि खान साहब जो हैं कोई ऐसी कोई कोशिश या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम नहीं किया जा रहा कि उनको बंद ही रखें। जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, उन्होंने भी बयान दिया कि आए मिलके बैठते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बका के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो सारों ने रिजेक्ट कर दिया। इकट्ठे हो रहे हैं ना, APC में इकट्ठे हो रहे हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए अगर मुल्क में APC बुलाई जा रही है, इस पर तमाम पार्टियों का इत्तफाक है, तमाम पार्टियां इकट्ठी हैं, यकजा हैं, यकसू हैं, तो आप लोग मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए APC कॉल क्यों नहीं करते? नहीं, देखें, इसका तो अनाउंस हो गया। अब इसके जो हदो हाल हैं, जो इसकी डिटेल है, उस पर मेरे ख्याल से काम हो रहा होगा और जल्द इसके ऊपर आ जाएगा कि कब APC होनी है। बिल्कुल होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि अगर PTI ने अनाउंस किया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अनाउंस किया है कि वो इसका हिस्सा बनेगी, तो अच्छी बात है, इसको हम वेलकम करते हैं। इसी तरह होना चाहिए। इमरान खान ने और लीडरशिप ने भूख हड़ताल करने का इंदिया दिया है। हुकूमत जो उनके साथ कर रही है, जो मुकदमात बनाने की बात कर रहे हैं, अदलिया से भी उनके इख्तलाफात हैं, तो आप लोगों को कोई इससे कोई थ्रेट है कि अगर इमरान खान भूख हड़ताल पे जाते हैं, अगर सिर्फ इमरान खान भूख हड़ताल पे नहीं जाएंगे, बहुत सारे शहरों में बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे, तो एक अनारकी की सिचुएशन, एक टेंशन की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो इसको मुस्लिम लीग नून हुकूमत आप लोग कैसे हैंडल करेंगे? मुझे लगता है कि कोई भी इस डाइटिंग पे नहीं जाएगा। अगर खान साहब को शौक है, देखें, पहली बात तो ये कि आप ये देखें ना कि कोई प्रिजन रूल्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं, क्या कोई जेल मैनुअल के खिलाफ कोई खान साहब के साथ कोई रवैया किया गया? कहते हैं सहूलियात दी नहीं जा रही। कल अजहर सिद्दीक साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते थे तो तस्वीरें मैनेज की गई हैं। जब उनकी हेयरिंग होती है, पीछे से कमरा होता है और कमरे में चीजों को मैनेज कर देते हैं, वो सब चीजें लगा देते हैं। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था। पूरी सहूलियात है, एक्सरसाइज की मशीन है, टेलीविजन है, किताबें हैं। यही तो मैं बता रही हूँ। वो कहते हैं मैनेज किया जाता है सिर्फ दिखाने के लिए, तस्वीरें खींचने के लिए। देखिए, PTI के प्रोपेगेंडा से तो अल्लाह बचाए, उससे तो कोई, यानी कि उसका प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू होता है, सब झूठ पे मबनी होता है। ये तो अदालत के सामने चीजें पेश की गई हैं। अब अदालत के सामने अगर किसी जेल सुपरिटेंडेंट ने झूठ बोला है तो उसकी तो नौकरी चले जाएगी। लेकिन PTI प्रोपेगेंडा को कौन पूछे? वो तो कहाँ से शुरू होता है और चलता रहता है, झूठ पे मबनी। लेकिन आप लोग इसे डाइटिंग समझ रहे हैं। अगर ये वाकई भूख हड़ताल पर चले जाते हैं तो कोई आप लोग इसको अपने लिए थ्रेट नहीं समझते हैं? कोई आप लोग इनको किस लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं? क्योंकि बकौल उनके साथ ज्यादती हो रही है। क्या ज्यादती हो रही है उनको? मैंने आपको बताया, सारी जेल में लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता,
उनको जो सहूलियात चाहिए वो नहीं दी जाती, मुकदमात उन पर नए बनाने की पंजाब काबीना बात कर रही है, ये ज्यादती नहीं है तो और क्या है? अच्छा, मुझे एक चीज का देखें, मुझे नहीं पता कि क्यों, किस वजह से उनको जेल सुपरिटेंडेंट ने उस दिन नहीं मिलने दिया। ऐसा हो जाता है कि एक आधे हफ्ते में कोई हो सकता है कोई अंदर कोई और कोई इशू हो जिसकी बुनियाद पे वो नहीं हो गया, वरना तो मिल ही रहे हैं लोग। लेकिन ये वैसे सवाल जरूर बनता है कि कौन सा ऐसा कैदी है जो पार्टी चला रहा होता है जेल से बैठा, या सजा याफ्ता आदमी और वो सियासत कर रहा है इस मुल्क के अंदर जेल से बैठा है। मुस्लिम लीग नून सियासत नहीं करती थी जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम नवाज जेल में थी, क्या सियासत मुस्लिम लीग नून की खत्म हो गई थी? नहीं करते। वो शहबाज शरीफ को उन्होंने सदर बनाया हुआ था और शहबाज शरीफ साहब फैसले करते थे। हमारी जमात में ये उन्होंने अपनी जो है क़यादत नून लीग की, उसके ऊपर जफा नहीं डाला हुआ था, अगले बंदे को उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी थी और फिर वो अगला जो आदमी है वो जो है अपनी जमात को आप कह रहे हैं जब नवाज शरीफ जेल में थे, मरियम नवाज साहिबा जेल में थी, तो उस वक्त अब सारे फैसले शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से करते थे, नवाज शरीफ साहब का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता था? बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।